Hello students, welcome to Swapnil Study Circle. Myself Pranali ma'am. Lesson number 2 start कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले आपने लेसन नंबर 1 स्टडी कर लिया था, राइट, विच इज़ फ्रॉम फिजिक्स। तो हमने फर्स्ट जो लेसन था जो फिजिक्स से रिलेटेड था वो था लॉज ऑफ मोशन, है ना। और उसमें आपने बहुत सारे लॉज को स्टडी किया, न्यूटन से रिलेटेड आपने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा, है ना। और आपने कुछ डेरिवेशंस किए, ग्राफिकल मेथड से किया था, और फिर आपने एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कुछ न्यू वर्ड से आप फेमिलियर हुए, राइट। तो अब आपके पास में कुछ इक्वेशंस भी आए थे। तो अब फिज़िक्स में इन ऑल अगर आपको फिज़िक्स से समझना है कि भैया हम फिज़िक्स में क्या स्टडी करते हैं, तो आपको ध्यान में आना है कि हम फिज़िक्स में कुछ फार्मूलाज को स्टडी करते हैं, कुछ डेरिवेशन को स्टडी करते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिससे ये अर्थ या हमारा एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है ना। तो जैसे एक सिंपल कि आपने न्यूटन का लॉ स्टडी किया था, है ना। तो आपने देखा उसमें सर्क्यूलर मोशन देखा, एक सिंपल आपने देखा कि वॉच जो है बिल्कुल रोटेट होते रहते हैं यूनिफॉर्मली। तो एक्चुअली है क्या, तो हम तो उसे रोज़ देखते हैं, बट जब हम वॉच को देखते हैं और वो बिल्कुल क्लॉकवाइज चलते रहती है और बिल्कुल, तो होता क्या है कि ऐसा नहीं है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है उतना ही टाइम 1 बजे से 2 बजे तक का है ना। कोई भी अप एंड डाउन नहीं होता, मीन्स बिल्कुल रेगुलरली चलते जा रहा है। इसी को हमने कह दिया यूनिफॉर्म, है ना। और वो सर्क्यूलर रोटेट हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल जो फंडा थे उसको हमने फिजिक्स में बाउंड कर दिया और हम उसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम सेकेंड लेसन में जो देखना है हमें, आपको हेडिंग में ही ध्यान में आ रहा है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क को अगर हम हिंदी में समझे तो हमें पता है कि हम क्या बोलेंगे, इट इज़ काम, है ना। क्या है, काम। तो काम अगर है और एनर्जी का मीनिंग क्या है, तो अगर हिंदी में देखा जाए तो ताकत, है ना, शक्ति, जो कुछ भी। तो ये तो हो गया हमारे रूटीन लैंग्वेज वाले वर्ड्स, बट अब हमको इस लेसन में फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल दे दिया, वॉच के जो हैंड्स हैं उसको हम तो रोज़ देखते हैं, बट हमने उसको फिजिक्स में बाउंड कर दिया, तो हमने क्या कह दिया, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। ऐसे ही सिंपल सिंपल फंडा अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले इन फिजिक्स फैक्टर। ओके, तो आई थिंक ये जो है आपका फर्स्ट टर्म का सेकेंड चैप्टर है जो फिजिक्स का है, और उसके बाद में फिर आपको एकदम नेक्स्ट पार्ट 2 में आफ्टर दिवाली आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं वर्क की तरफ। तो जैसे मैंने कहा कि वर्क है तो काम, ठीक है। तो काम मतलब क्या, आप क्या समझोगे इससे, काम मतलब क्या, ये आप क्या समझ रहे हो। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे वहाँ पर, है ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहे हैं। तो 2.1 डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या है, वेरियस एक्टिविटीज़ में एक गर्ल है जो राइटिंग कर रही है, एक बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है, एक गर्ल है जो टीवी देख रही है, और एक मैन है जो एक कुछ लोड कैरी करके लेकर जा रहा है ना। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन वर्क कर रहा है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट वाली जो है वो होमवर्क कर रही है, मीन्स वर्क हो रहा है। जो बॉय है जो बॉल खेल रहा है वो तो गेम खेल रहा है ना। जो गर्ल है सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, तो वो तो कुछ काम धाम
यम नेगड़ी बैठी है और वो जस्ट टीवी देख रही है। उसके बाद में जो मैन है वो रियल वर्क कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो कुछ लोड कैरी करके लेके जा रहा है ना। तो ये सब कुछ जो है आपने ऐसे उसको क्लासीफाई कर दिया कि ये काम है, ये टीवी देखना, ये है, वो है, गेम खेलना, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, हमारी अभी सेग्रीगेट हो गई। तो अब चलो हमारा मेंटल और हमारा फिजिक्स इनमें से क्या रिलेट करता है, लेट्स सी। हमें पहले देखना है इंट्रोडक्शन में। तो हमारी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, एनी mental and physical activity means mental activity और physical activity। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो गर्ल है वो राइटिंग कर रही है या स्टडी कर रही है, तो वो क्या कर रही है, मेंटल एक्टिविटी कर रही है ना। दिमाग जगह पे होगा तो ही तो वो स्टडी करेगी। तो यहाँ पे एनी मेंटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी is referred to as work according to our definition। बट यहाँ पे हमारा फिजिक्स क्या बताता है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक सिंगल पैरा दिया है, चलो हम इसे रीड कर लेते हैं। जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज वर्क when we talk or run, the energy in our body is used to do necessary work। तो जब भी हम बोलते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करती है और वो वर्क हम कर देते हैं। Now we say that the girl who is studying is working or performing work, but that is mental work in physics। तो अब हमें क्या वो लड़की जो मेंटल वर्क कर रही है, क्या वो रियल वर्क कर रही है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी डील विथ फिजिकल वर्क। किससे रिलेट करते हैं हम? वी डील विद द फिजिकल वर्क। वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या स्पेशल मीनिंग है, लेट्स सी। मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object। तो वर्क कब होगा इन फिजिक्स? वर्क कब होगा? कब होगा? जब नंबर 1 कंडीशन फोर्स इज अप्लाइड। क्या होगा? फोर्स हम अप्लाई करेंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जब आप फोर्स अप्लाई करोगे दैट फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे किसी ने फोर्स अप्लाई किया और मैं यहाँ से यहाँ मूव हो गई, इट मीन्स इट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जैसे ही मैंने किसी चीज पर फोर्स अप्लाई किया और वो जो भी थिंग है जिस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, इफ इट इज अंडरगो डिस्प्लेसमेंट, देन दैट इज सेड टू बी द वर्क। मीन्स इन शॉर्ट हमें क्या समझना है कि भाई किसी ने धक्का मार दिया, ओके, और धक्का मारने से वो जो भी चीज़ पे वो धक्का लगा है वो अगर मूवमेंट में आ गई, मतलब उसने अपनी अगर जगह बदल दी, ठीक है, यहाँ से वो वहाँ चली गई, इट मीन्स देयर इज वर्क। ओके, तो वर्क कब होगा? जब किसी का फोर्स अप्लाई होगा और वो चीज़ जिस पे फोर्स अप्लाई हुआ है वो मूव होगी। ओके, तो दैट इज वर्क इन फिजिक्स। तो हमने अब तक क्या देखा था हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वर्क तब होता है जब कोई मेंटल वर्क करेगा या कोई फिजिकल वर्क करेगा, बट फिजिक्स इसे अलाउ नहीं करती है। फिजिक्स वर्क को तभी क्लैरिफाई करती है व्हेन
a force applied and just because of that force the thing displaces or changes its position. Okay, so that is work. Now you have already learned that the work done by a force acting on an object is the product of magnitude of force and displacement of the object in the direction of force. तो जब भी अब कैसे हो रहा है कि मुझे किसी ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और मैं अगर ऐसे मूव हो रही, ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जैसे ही मूवमेंट यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो मूवमेंट उसी डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क रहेगा, ठीक है, तो वो वर्क रहेगा। तो इसी को हमने फॉर्मूला में बाउंड कर दिया। फॉर्मूला इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क तभी होगा व्हेन a force applied on an object causes displacement of the object. Now वर्क के लिए हम यूज कर रहे हैं W, फोर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं स्मॉल s। तो ये आपको ध्यान में रखना है, W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स एंड S फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये चीज़ों को बहुत क्लियर ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम D यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं S। ओके, तो हमने यूज कर लिया इसका S। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बट बिफोर दैट आपके लिए फॉर्मूला लर्न करना है विद इन 1 मिनट। कम ऑन, लर्न इट। ओके, लर्न हो गया है, राइट? तो फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू F इंटू S, where W इज वर्क, F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 में कैन यू रिकॉल। तो क्या आपको याद आता है कुछ आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में क्या क्या स्टडी किया, उनमें से कुछ स्मॉल टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। What are the different types of forces and their examples? तो आपको याद होगा मस्क्यूलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सभी इन ऑल, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास में बहुत सारा टाइम है, घर पे ओल्ड बुक्स निकालो और उसमें से ये सारी चीज़ों को रीड कर लो, आपको रिकॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास में एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है जिससे हमें कुछ स्टडी करना है। ओके, तो एग्जाम्पल है मीनाक्षी वांट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट A to point B along the surface of a table as shown in figure 2.2a। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने देखा 2.2 में तो A B C ऐसे डायग्राम्स दिए हुए हैं और वहाँ पर मीनाक्षी जो है टेबल से कोई एक वुडन ब्लॉक है जिसको यहाँ से वहाँ वो मूव कर रही है। देन शी हैज़ यूज्ड फोर्स F, कैपिटल F फॉर द पर्पस। ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ को आपको यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखना है तो आपको उसे पुश करने के लिए या उसे पुल करने के लिए आपको फोर्स यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में स्टडी कर लिया है ना। तो जब मैं इसे होल्ड करके भी रख रही हूँ तो भी मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे उसका फोर्स लग रहा है, और जब मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ तो वो क्या होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, देन हैज़ ऑल द एनर्जी शी स्पेंट बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द ब्लॉक। क्या
एक्सीलरेशन के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बॉडी में जितना एनर्जी है वो उतने एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। Then which forces have been overcome using that energy? तो कौन से फोर्सेस है जो कि उस एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने अगर इसे होल्ड करके रखा है या मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ तो मुझे क्या लगेगा? यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स लगेगा और यहाँ पे मेरे मसल्स वर्क कर रहे हैं, इसलिए मस्क्यूलर फोर्स भी लगेगा। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। ओके नाउ, तो अब हो क्या रहा है आगे? You must have seen the events depicted in the pictures B and C above when a child pulls a toy with the help of string. अब आपको ये पता है, ठीक है? तो क्या है, जब पोला आता है तो क्या होता है, बच्चे बैलगाड़ी को सजा करके उसको पीठ नीचे से क्या लगाते हैं, व्हील्स, और वो एक थ्रेड से या एक स्ट्रिंग से बांध कर वो उसे वैसे ही लेकर घुमा कर लाते हैं। बट क्या आपने ये नोट किया कि जो बैलगाड़ी होती है उसकी, ठीक है, तो वो बहुत छोटी होती है और जो स्ट्रिंग होता है वो ऐसे रहता है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, और वो उसे होल्ड करके ऐसे खींचते हुए लेकर जा रहा है। मीन्स वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे मूवमेंट उसके साथ साथ होते जा रही है। बट फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और मूवमेंट कैसे हो रहा है? इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, बट ऐसे करके थोड़ा सा स्लाइड आपको वर्टिकल बोलना चाहिए, ऐसा ये फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अब होगा क्या? When a child pulls a toy with the help of a string, the direction of force is different from that of the displacement. तो फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ये है वो ब्लॉक जो कि मूव हो रहा है और ये है वो स्ट्रिंग जो कि उस छोटे से बच्चे ने होल्ड करके वो खींचते हुए लेके जा रहा है। बट ये जो ब्लॉक है इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उसके स्लाइड चेंज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो क्या आपको ये ध्यान में आ रहा है? कि आपको ध्यान में आ रहा होगा। Now similarly, when a large vehicle tows a small one, the direction of force and the displacement are different. तो आपको ये पता होगा ना, जब कोई एक व्हीकल है, टू व्हीलर पकड़ लो चलो, और अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है या उसमें कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम आ गया तो होता क्या है, तो पीछे वाली गाड़ी पे कोई तो भी टो करता है ना। क्या करता है वो? ऐसे पैर से पकड़ के पीछे से उसको फोर्स अप्लाई करता है। तो जो दूसरी गाड़ी है जो खराब हो गई है वो आगे 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 मूव करते जाती है ना। तो होता क्या है, एक्चुअली जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कुछ दूसरे डायरेक्शन में करता है, बट आपकी जो व्हीकल है जो खराब हो गई है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है ना। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट जो फोर्स अप्लाई यहाँ पर रियल में उस थिंग पे हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान में आ रहा है अभी? ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। In both these cases, the direction of force makes an angle with the direction of displacement. तो ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो this is the angle which is clear. Okay, तो यहाँ पे वो एंगल बन रहा है और यहाँ पे वो एंगल को हमने नाम दिया है। वो मैं बता रही हूँ कि हमने उस एंगल को क्यों ऐसा नाम दिया, वो बोर्ड पे दिख रहा है, बट स्टिल वेट, लेट्स सी
when a child pulls a toy cart, a force is applied along the direction of the string while the cart is pulled along the horizontal surface. So in order to calculate the amount of work done, we have to convert applied force into the force acting along the direction of the डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये स्लाइड हमें इससे समझना है, समझ के फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, बट ये वाली जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे, और इसे अगर समझना है तो स्लाइड हम क्या बोल सकते हैं कि स्लैंटिंग डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से एक एंगल बन रहा है, बट स्टिल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये कौन से डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके हमें समझना है कि फाइनल डेरिवेटिव जो डेरिवेशन करके हमारे पास मिलेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा और वो कैसे बनेगा। चलो चलते हैं हम लोग हमारे डेरिवेशन के पास। तो बोर्ड पे एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन आपके लिए मैंने बनाया है। लेट कैपिटल F इज अप्लाइड फोर्स, जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है। F1 इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, तो फोर्स अप्लाई होने के बाद ही हो रहा है, इसीलिए हमने उसे क्या दे दिया नाम F1। ओके, तो दिस इज F applied force and F1 is its component in the direction of the displacement। तो क्यों उसका हमने कंपोनेंट लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली वो मूव करते जा रहा है ना। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये तो आपको पता ही है। सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, तो W is equal to F1 because F1 is its component in the direction of the displacement. So F1 into S। ओके, क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया था। ओके, नाउ अब जैसे ही W is equal to F1 into S हो गया है, तो अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो हुआ क्या है, फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को बांधा था और यहाँ पे वो बच्चा हाथ में पकड़ के इस स्ट्रिंग को लेकर जा रहा था, तो वो रियल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कैपिटल F इज अप्लाइड फोर्स दैट इज एन एंगल विद इट्स हॉरिजॉन्टल। तो अब ये F1 और ये F, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। क्या बोलेंगे हम इसे, थीटा। क्या बनाया है मैंने, एक जीरो बनाया है और उसके बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन बनाई हुई है। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा इसलिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, तो थीटा इसलिए क्योंकि जो भी एंगल्स होते हैं वो मोस्टली हम थीटा में ही डिनोट करते हैं। तो अगर अब आप 9th के मैथ्स में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक लेसन जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मे बी 8th में आपको इसका टचअप होगा, बट 9th में और 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना है। तो जब भी एंगल से रिलेटेड होता है या मोस्टली ट्रायंगल बने हुए होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एंगल्स आते हैं बीच के, हम उसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो मैथ्स का और फिजिक्स का रिलेशन बहुत ही नज़दीक वाला है, बहुत ही
थीटा इज एंगल दैट स्ट्रेट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको लेसन का नाम बता दिया, इट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं, शायद आपको याद होगा या कभी आपने सुना होगा, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, ऐसे आपने सुना होगा। तो उनमें से एक, ठीक है, तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने एक ही फॉर्मूला को चॉइस किया है, कॉस थीटा, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो साइन कॉस टैन में से एक जो सेकेंड वाला है वो है कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर ये बेस और हाइपोटेन्यूज अगर आपके पास में आ गया, सिंपली हाइपोटेन्यूज है, इट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तभी ये ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज होता है, ये केयरफुली आप सुन लो। तो अब इसमें से एक होता है बेस, एक होती है हाइट, और जो थर्ड साइड होगी आपकी वो होती है हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉस थीटा। तो बेस क्या है हमारा, बेस इज F1 एंड हाइपोटेन्यूज इज F, क्योंकि यहाँ से अगर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो वो हो जाएगी उसकी हाइट, है ना। तो हाइट से तो फिलहाल हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज F1 एंड आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो है F। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस F को जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, इधर से इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो इट कम्स इन मल्टीप्लिकेशन विद cos थीटा। सो फॉर्मूला विल बी F1 इज इक्वल टू F इंटू cos थीटा। ध्यान में आ रहा है क्या हुआ, F यहाँ पर चला गया तो ये हो गया F इंटू cos थीटा। जब भी आप कोई भी ऐसी फैक्टर्स जो डिवीजन में है और वो इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर रहे हो तो वो हो जाती है इनटू द मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पर एडिशन में है तो वो इक्वल टू के उधर शिफ्ट होके वो हो जाता है माइनस, है ना। तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर वो हो जाता है डिवीजन में, अगर माइनस में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द प्लस, है ना। ध्यान में आ रहा है। तो यहाँ पे भी डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, मीन्स F1 इज इक्वल टू F इंटू cos थीटा। नाउ हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है एक, F1 इज इक्वल टू F इंटू cos थीटा। तो F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास F इंटू cos थीटा। ओके, ध्यान में आ रहा है क्या, F1 की वैल्यू है cos थीटा। ओके, तो अब आपके पास में ऊपर एक और फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, W इज इक्वल टू F1 इंटू S। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ F1 इन दिस फॉर्मूला। तो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब इसको हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों भी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है। तो W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा। तो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू। ओके, बट अब हमारे पास टेक्स्ट बुक में कंक्लूजन आ गया है, तो इस कंक्लूजन को हमें हमारे रूटीन लाइफ में लेकर आना है। तो अब हमारे पास है W फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा। अगर हमारे पास में ये थीटा की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट दे दी जाए
द फॉलोइंग टेबल। तो आप टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है। ओके, टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है। सो दैट इज थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा आर गिवन, कॉस थीटा इज गिवन। तो ये कॉस थीटा जो है, जो आपके बोर्ड पे भी दिख रहा है, टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये कॉस थीटा की फाइनाइट वैल्यूज है, ठीक है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कॉस थीटा कॉस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो ये कैलकुलेटेड जो मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप जब करोगे इसे सॉल्व तो आपको ध्यान में आएगा, बट अभी तो आपको सिर्फ गिवन है क्योंकि वो लेसन अभी तक आपका हुआ नहीं है। तो फॉर्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, एट दैट टाइम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फॉर्मूला इज कॉस थीटा में 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S मल्टीप्लाई बाय 1। तो जो दिखता नहीं है वहाँ पे हमें क्या एज्यूम करना है कि देयर इज 1। तो हमारा कंक्लूजन रहेगा डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, बट व्हाट हैपेंस व्हेन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कॉस थीटा की वैल्यू है 0। अगर 0 हो जाता है तो आपको पता है कि किसी भी चीज को 0 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट विल बी 0। तो जैसे ही ये 0 हो गया तो नो वर्क डन, कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं, सब कुछ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन 180 डिग्री, सो cos थीटा मींस cos 180 इज इक्वल टू -1। एट दैट टाइम आपने क्या किया, cos थीटा को -1 की जगह रिप्लेस कर दिया। तो -1 मींस जो कुछ भी होगा दैट इज इन माइनस, तो -F इंटू S। तो क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में तो होगा, बट डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे होगा, वर्क डन आपका अपोजिट होगा, तो दैट विल बी इन माइनस मेजरमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे है हमारे पास थीटा की वैल्यू और हमारे फॉर्मूला ऐसे चेंज होंगे और ये होंगे हमारे कंक्लूजन्स। ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपको करना है ये सारा कॉपी डाउन। ये आपका डेरिवेशन है जो कि 2 और 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको इसे कॉपी डाउन करना है, इसे लर्न करना है डेरिवेशन को, और बिल्कुल ऐसा कभी भी नींद में से भी जगा के आपको पूछो तो याद होना चाहिए। आपको वर्क की डेफिनेशन लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ वर्क लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो नोट्स दिए हुए हैं ये आपको कॉपी में राइटिंग करना है और आपको लर्न भी करते चले जाना है। तो जो जिस दिन होमवर्क आपको मिलता है वो उसी दिन कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट डे के लिए वेट नहीं करना, फटाफट कंप्लीट करके उसे फिनिश कर देना। ओके, तो सडनली जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी आपका पेपर होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जस्ट एक रिवाइज करना है और इजीली आपके सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। सो आपके लिए होमवर्क था वो कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय।